नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आपका। राम जन्मभूमि हो या संसद भवन पर हमला, सीआरपीएफ ने हर हमले को नाकाम किया है। ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के परेड ग्राउंड में राइजिंग डे कार्यक्रम के दौरान। साथ ही एक बार फिर से दोहराया कि 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा और इसमें सीआरपीएफ की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2047 में विश्व के हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सीआरपीएफ कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। देश में जब भी कहीं अशांति होती है और वहां सीआरपीएफ के जवान जो हैं उपस्थित रहते हैं और ये भरोसा होता है कि सीआरपीएफ मौजूद है तो विजय सुनिश्चित ही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के इस योगदान और उस पर विश्वास पर ही आज हम करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने के बाद ये निर्णय लिया गया था कि सभी सुरक्षा बलों का स्थापना दिवस देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी निर्णय के तहत सीआरपीएफ की ये वार्षिक परेड नीमच में आयोजित की गई और इस दौरान गृह मंत्री ने कार्यक्रम से पहले शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ डे परेड 17 अप्रैल को मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित की गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम और इसका ध्वज दिया था। सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा, चुनाव, नक्सली समस्या पर अंकुश लगाने में मदद करती है। सीआरपीएफ 2 बटालियन से शुरू होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स है, जिसमें 247 बटालियन, 6 सिग्नल बटालियन शामिल हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल विरोधी पहल की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेटने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीआरपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। परेड में सीआरपीएफ के अलग अलग विंग के जवान एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आए, तो वहीं नक्सली समस्या, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, दंगा रोकने के लिए आरएएफ की कार्रवाई और स्वान दलों के कार्यों का भी प्रदर्शन किया गया। भारत संघ में रियासतों के एकीकरण के दौरान सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं आज सीआरपीएफ देश की सुरक्षा के साथ नक्सलवाद जैसी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने में भी अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सली और नक्सल गतिविधियां दोनों ही खत्म हो जाएगी। यह ऐलान किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें वार्षिक परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक फैला नक्सल कॉरिडोर अब केवल 4 जिलों तक ही सीमित है और इस नक्सल समस्या के समाधान में सबसे अहम योगदान है सीआरपीएफ का। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आशीष। तो सीआरपीएफ के योगदान की और देश पर उसके विश्वास की बात की गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ RSN सिंह जी जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं अपनी स्थापना से लेकर अब तक सीआरपीएफ के योगदान को। सीआरपीएफ की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तो इनका योगदान देश की अखंडता को कायम रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ा इनका बलिदान रहा है। और मैं तो ऐसे मानता हूं कि आप देखो ये कितनी वर्सेटाइल फोर्स है ये। आप जो दुनिया का सबसे बड़ा जो चुनाव प्रक्रिया जो होती है हमारे यहाँ, आप समझ लीजिए कि वो तो संभव ही नहीं है सीआरपीएफ के बिना।
और बाकी आप हर जगह, चाहे आप जम्मू और कश्मीर में आप देखें, चाहे वो बाकी इंसर्जेंसी के इलाके में देखें और माओवादियों के इलाके में देखें, और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद या माओवाद के खिलाफ अगर आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि केवल 2 या 3 जिलों तक ये सिकुड़ के रह गया है माओवाद का समस्या, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय सीआरपीएफ को जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको याद हो गया कितना बलिदान दिया है इन्होंने। आपको याद है ना कि जब वो 76 जब सीआरपीएफ पर्सनल को वो छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने भूंडा, मतलब उन्होंने उनके खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिया था। और फिर मैं ये बात भी यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की अखंडता और उसकी प्रभुता को बचाते हैं, उसके खिलाफ ये यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय में लोगों ने उसकी पार्टी की, और वो पार्टी करने वाले पता नहीं आज उसमें से कई, मुझे मालूम है, वो सरकारी तंत्र में है। उसी को हम अर्बन नक्सल कहते हैं। वो आपके जुडिशरी में बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि सलमान जुदूम का जब केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मालूम है क्या हुआ था। वो कौन महिला गई और रातों रातों जज साहब ने क्या किया और वो क्या हुआ। तो इनके बलिदान से ये देश बचा हुआ है। बिल्कुल, इसी बात का जिक्र जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, और इसी बात पर उन्होंने विश्वास भी जताया कि जिस तरह से लगातार गृह मंत्री दोहरा रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा, अपने आप में कितना बड़ा लक्ष्य है और किस तरह से इस बल की दृढ़ प्रतिज्ञता इसमें दिखाई देती है। एक और मैं बात, अगर आप इजाजत दे तो मैं जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल जोड़िए। मैं देखिए क्या है, आपके दर्शकों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी, ये दो पहलू जी। और जो लॉ एंड ऑर्डर का है, वो जो आपका पुलिस थाना, पूरा जो पुलिस बंदोबस्त होता है किसी भी स्टेट में, वो होता है। सीआरपीएफ जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और बिना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ना तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रह सकता है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो सकता है। आप जब एरिया को रिक्लेम करेंगे, जब स्टेट रिक्लेम करेगा, तभी तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो मान लीजिए ज्यादातर बॉर्डर्स में रहती है, कभी कभी उनको भी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए उनका भी रोल होता है और बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन मुख्यतः अगर अभी तक किसी ने इंटरनल सिक्योरिटी रोल में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो है सीआरपीएफ। और आप इसको इस तरीके से भी देखें कि मान लीजिए अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो सारा, तो फिर कौन सा ऑल्टरनेटिव था हमारे पास। तो इसलिए मैं तो इनका बहुत कायल हूं और बड़ी मैं सम्मान करता हूं इस फोर्स का। और बिल्कुल पूरा देश जो है इनका सम्मान करता है। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं करा देती हूँ। राकेश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। गृह मंत्री ने आज नक्सलवाद पर प्रहार की तो बात की ही, सीआरपीएफ के देश की प्रगति में योगदान की बात भी की, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये की कि जहां कहीं भी ज़रूरत हुई, अगर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अशांति की बात हम करते हैं तो सीआरपीएफ के जवान वहां मौजूद होते हैं, और ये भरोसा होता है कि सीआरपीएफ है तो विजय सुनिश्चित है। ये कितना बड़ा विश्वास। जी बिल्कुल, ये विश्वास बिल्कुल सही है, क्योंकि सीआरपीएफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। करीब 3.25 लाख स्ट्रेंथ है इसकी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैटल हार्डेंड फोर्स है। ये सारे ही ऑपरेशनल थिएटर्स में एक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट में, नक्सल एरियाज़ में और जम्मू कश्मीर में भी। इसके अलावा जो है सीआरपीएफ मेजर तरीके से कहीं पर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है किसी भी स्टेट में और किसी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है, तो सेंटर सबसे पहले बैंक करता है सीआरपीएफ पर और इनको डिस्पैच करता है वहाँ पे, और ये लोग बखूबी अपनी भूमिका को निभाते हैं वहाँ। इस हिसाब से तो सीआरपीएफ वाकई एक बहुत
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से भरी हुई फोर्स है और अभी तक जितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको बखूबी इन्होंने निभाया है। बिल्कुल। सिंह साहब, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जब हम गृह मंत्री का संबोधन सुन रहे थे तो उन्होंने कोबरा बटालियन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि नक्सली कांपते हैं इस बटालियन से। किस तरह से एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, किस तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ ये फोर्स लगातार आगे बढ़ी है और इतना बड़ा जो विश्वास हम बात कर रहे हैं वो हासिल किया गया है? जी, मैं कोबरा बटालियन के साथ उनको मैंने ऑपरेट करते हुए देखा है। और मैं आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं एक स्टडी टीम का एक मेंबर था उस समय के एमएचए के द्वारा गठित स्टडी टीम का, जो कि पूरे माओवाद पर जब मैंने उस पूरे माओइस्ट कॉरिडोर जो आपने कहा तिरुपति टू पशुपति, उसका मैंने पूरा अध्ययन किया था। और उस समय जो स्थिति थी, मैं आपको जस्ट एक बयान करता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक डांटेवाड़े इलाका में, सुकमा के इलाके में एक नदी बहती है इंद्रावती, और इंद्रावती के उस पार वो कहा जाता था कि वो मतलब वो एनिमी टेरिटरी जी। आज हम वहां से सफर करके आज इस स्थिति पे पहुंचे और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो सीआरपीएफ को जाता है। और ये भी आपको बता दें कि देखिए, जो हमारे यहाँ बात होती है थ्रेट परसेप्शन की, 2 फ्रंट सिचुएशन, 2.5 फ्रंट, या जिसको 3rd फ्रंट कहते हैं, यानी कि आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट है, वो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की अभी फ्रंट की अगर कोई सबसे मजबूत, सबसे बड़ी अगर ताकत है तो वो है आपका सीआरपीएफ। और ये भी आप लोगों को बता दें कि इंटरनल, मेरे विश्लेषण में इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उससे कहीं बाकी दो फ्रंट से कम इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि यही फ्रंट दोनों फ्रंट को फीड करता है। तो इसलिए माओवाद पर हमको नियंत्रण पाना, उसको खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब इतना बड़ा कॉरिडोर ये जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या फीड करेंगे बाकी दो फ्रंट को। आपकी जो क्षमता है बाकी दो फ्रंट, चाइना और पाकिस्तान फ्रंट को फीड करने की, उस क्षमता में कमी आएगी कि नहीं आएगी? वो उसकी भरपाई अभी ये सेंट्रल ये जो सीआरपीएफ ने किया है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा रोल इन्होंने देश के, बहुत बड़ा रोल है देश के लिए। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, चाहे जो दुर्दांत नक्सली हैं उन्हें 4 जिलों तक सीमित करना हो, और उसके अलावा एक बड़ी बात गृह मंत्री ने ये भी कही कि पूर्वोत्तर में शांति की बात है, कश्मीर में 370 के बाद और उसके बाद जिस तरह से चुनाव किए गए, हिंसा की कोई खबर नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, इसका श्रेय भी उन्होंने सीआरपीएफ को दिया। तो एक बड़े परिदृश्य में सीआरपीएफ के रोल को अलग अलग जगह पर उन्होंने परिभाषित किया। जी बिल्कुल, इसके पीछे कारण यह है कि मतलब तीनों थिएटर में, नक्सल एरिया में भी करीब 70 बटालियन इनके लगे हुए हैं, यानी कि 70,000 इनके बैटल हार्डेंड और वेल ट्रेंड लोग जो है ग्राउंड पर हैं और तटस्थ हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में भी जहाँ तक सवाल है तो इनकी स्ट्रेंथ वहाँ पर भी करीब करीब 70 बटालियन के करीब रहती है बाय एंड लार्ज, और जो इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स में वहाँ पर बहुत बढ़िया भूमिका निभाते हैं। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में तो रोड ओपनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी बड़े हाईवे को अगर मॉर्निंग में अगर ऑपरेशनल किया जाता है तो पूरे तरीके से उसको सैनिटाइज करके ग्राउंड पे और तब फिर पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। तो उनका बड़ा रोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये सीआरपीएफ का सिर्फ वहाँ नहीं, मतलब आप ये लगा लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में भी इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बेहतर रही हैं। और वहाँ पे भी अगर जिस हिसाब से देखेंगे आपकी मतलब सिर्फ मणिपुर में अभी थोड़े दिन पहले तो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके अलावा जो है अब मेजर बाकी के सारे स्टेट्स में, असम ले लीजिए आप, उल्फा वगैरह सारे मतलब ख़त्म ही हो गए करीब करीब ग्राउंड से। और भी जो बड़े मतलब होते थे उधर इंसर्जेंट्स, वो सब उनका रोल लिमिट हो गया है। तो उसमें बड़ा रोल जो है सीआरपीएफ ने ही निभाया है। और ये जो अनाउंसमेंट अभी वहाँ पे किया गया है नीमच में एक कोबरा बटालियन का, तो कोबरा बटालियन जो है एक ये, और उसमें सीआरपीएफ के अंदर ही एक यूनिट्स ऐसी हैं, 10 बटालियन इनकी अभी स्ट्रेंथ है, और एक 11वीं यूनिट एक जम्मू कश्मीर के लिए बना रहे हैं, जो स्पेशलाइज होंगे वहाँ पर जंगल वॉरफेयर वाली जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वहाँ पे, कि जैसे बाहर के खास करके फॉरेन टेररिस्ट आते हैं
और कुछ आबादी वाले इलाकों में घटनाएं करके और फिर भाग जाते हैं, तो उस तरह के मतलब एक स्पेशलाइज टाइप के ऑपरेशन के लिए इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा अच्छा डिसीजन, बड़ा डिसीजन है। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे दो खास मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएन सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील टास्क यहाँ पर था और बेहद संवेदनशील ये एरिया माने जाते थे। जितने बड़े काम यहाँ पर हुए हैं और जिस निपुणता के साथ हुए हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि की बात हो जाती है। पिछले 10 साल में नक्सली हिंसा में 70% की कमी आना, ये भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। इसे किस तरह से देखते हैं? और लगातार तमाम जगहों पर जिस तरह से सीआरपीएफ की भूमिका की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो सरकार का प्रोत्साहन है वो भी कितना अहम रहा है? देखिए क्या है कि जी, जो हमारी जो स्टेट की पुलिस फोर्सेज है, तो कुछ हमारी राजनीतिक बनावट ऐसी है कि कुछ हद तक मतलब काफी हद तक पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है उनका, जो स्टेट अपरेटस है। आज भी आप देख रहे हैं बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, तो जो स्टेट अपरेटस है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, लोगों की आस्था नहीं रह जाती है। और जब आस्था नहीं रहती है तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर, जैसे कि अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, तो आप उस पर निर्भर नहीं कर सकते। तो आप वहीं पर इनकी अहमियत है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, जैसे कि सीआरपीएफ की। आज अगर मिसाल के तौर पे अगर आप समझिए कि मुर्शिदाबाद में अगर ये फोर्सेस नहीं होती तो क्या हालात वहां पे अभी हो गए होते। तो इस नजरिए से भी हमको देखना है कि ये बिल्कुल अपॉलिटिकल फोर्स है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्यों के जो नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो इन फोर्सेस का मनोबल नीचा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने केंद्र के प्रोत्साहन पर आपसे सवाल पूछा। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, ये तो केंद्र के ही नियंत्रण में ये फोर्सेस है जी, और तभी तो ये देश बचा हुआ है। अगर आप केवल लॉ एंड ऑर्डर अपरेटस पर अगर आप निर्भर होते तो माफ कीजिएगा, फिर वही आपका वो तिरुपति टू पशुपति बन जाता, बिकॉज यू आर ओनली एंटायरली डिपेंडेंट ऑन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, जो कि टोटली पॉलिटिसाइज्ड और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है काफी हद तक। ये समस्या है। अब ये है कि जहां भी नियंत्रण के बाहर हालात हो जाते हैं, इनको भेजा जाता है और फिर ये नियंत्रण दोबारा स्थापित करके वो फिर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को दे देते हैं। तो आप इतने बड़ा सैक्रिफाइस को आप हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बड़ा त्याग है, एक बड़ा समर्पण इसमें दिखाई देता है। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, और ये त्याग और समर्पण केवल अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं उसमें ही नहीं, आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो है आप देखते हैं कि अंत समय में सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर जाते हैं, लगे होते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। इसके साथ ही तमाम तरह के ऐसी जगहें हैं जहां पर ज़रूरत पड़ती है सीआरपीएफ की, जिन भी घटनाओं में, तो वहां पर भी सीआरपीएफ की मौजूदगी रहती है। ये जो योगदान है ये विस्तृत फलक में किस तरह से महत्वपूर्ण है? देखिए, सीआरपीएफ एक बहुत ही वैलिड स्पेशलाइजेशन वाली फोर्स है। एक अगर आपने सुना होगा तो एक रैपिड एक्शन फोर्स करके यूनिट्स इनकी हैं, जो सिर्फ प्योरली राइट्स को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन है।
और उनको अगर आप देखेंगे कि मतलब सॉफ्ट रह के अपने लोगों के बीच में, ये होता क्या है कि कभी अगर पब्लिक में, जनता में जो है कभी किसी चीज़ को लेकर के रोष हो गया तो मिनिमम डैमेज के साथ जो है क्राउड कंट्रोल करना एक इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। उसी तरफ कॉन्ट्रास्ट करके अगर देखें तो कोबरा जो है वो बिल्कुल ही जो मतलब हार्ड एंड लोग हैं, अल्ट्रा लोग जो हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके लिए फुल्ली ट्रेंड हैं, उन्हीं के तरीके से जंगल आर्ट में, जंगल वॉरफेयर में वो ट्रेंड हैं और उनको काउंटर करके जो है छत्तीसगढ़ के डेप्थ में अब जा करके झंडा हमारा तिरंगा फहराया जा रहा है, जो कि बड़ी बात है, जो आज तक मतलब दशकों से हुआ नहीं था। तो एक तो ये है, आपदा प्रबंधन की बात है तो उसमें भी ये तत्पर और आगे रहते हैं शुरू से, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। और ये एक देखिए एक वर्क कल्चर और एक ये यूनिफॉर्म फोर्स की एक खासियत है कि जो डिसिप्लिन का जो सेंस है वो हाईएस्ट है। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लीडरशिप जब मजबूत रहती है तो वो चीज़ डाउन द लाइन वो परकोलेट हो करके फोर्सेस में और बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से जो है वो चीज़ें और प्रगाढ़ होती हैं, इसमें भी कहीं से कोई उसमें शक नहीं है। बिल्कुल, अपने आप में जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं और जो हमारे बल हैं उनको प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, उनमें एक इस तरह की भावना है कि नेतृत्व आपके साथ खड़ा है, वो भी अपने आप में काफ़ी मजबूती देता है। और इसी मजबूती का परिणाम है। RSN सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो CRPF की हमारी फोर्स है, ये अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का भी हिस्सा बनी है और वहाँ भी काफ़ी नाम भी कमाया है। जी जी, बड़ा इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और UN सेक्रेटरी जनरल ने इनका खुद बहुत तारीफ किया है। और आपको ये मैं बता दूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और जो आपके युद्ध की जो पद्धति है वो बदल रही है, तो उसी तरह से CRPF का भी जो रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें काफी मतलब वो बदलाव आ रहा है, उसमें काफी इजाफा हो रहा है। ये बिल्कुल आज इसको एक मॉडर्न फोर्स बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है वर्तमान सरकार ने। इसको अभी इनको ड्रोन्स, आप तो अखबार में पढ़ते होंगे कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये जो कामयाबी आप देख रहे हैं मैडम, ये माओवादियों के खिलाफ, ये इनका इनके हथियार, इनके जो इक्विपमेंट और इनका प्रशिक्षण, ये तीनों में बहुत एक वृद्धि हुई है और उसी आप के कारण ये इनको सफलता ये हासिल हुई है। तो हर तरह से इनके लिए कैंटीन्स खोले गए हैं, तो सरकार इनको हर तरह से प्रोत्साहन दे रही है, मनोबल इनका ऊंचा रखने में कामयाब रही है और आपको उसका फलसफा आपको दिख रहा है जमीन पे। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से इन फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और अगर पिछले 10 सालों की हम बात करते हैं तो उसमें कितने इनके जो मजबूती है वो और ज़्यादा सशक्त हुई है और उससे जो प्रदर्शन है उसमें कितना इजाफा हुआ है, किस तरह से इसको देखते हैं? जी देखिए, मॉडर्नाइजेशन एक कंटिन्यूइंग फीचर है और इसमें अगर आप उसमें पिछड़ जाते हैं तो आपके ऑपरेशनल लेवल पर उसका फ़र्क पड़ता है। और अभी पीछे अगर आप देखेंगे, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो फोर्सेस के दृष्टि से है, वो जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह है, या फिर और हाई ऑल्टीट्यूड में अगर कहीं पर हैं, जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे जैसे मतलब उस तरह की ठंडी आबादी के इलाके के हिसाब से उनके जो परिधान वगैरह हैं, तो वो सब जो बेसिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, अगर वो बेसिक व्यवस्थाएं अगर सही हैं तो इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इजाफा मिलता है, इसमें कहीं कोई शक का सवाल नहीं है। और ये पिछले 10 साल में जो है अगर आप देखेंगी तो प्रोक्योरमेंट जिस हिसाब से मॉडर्न वीपन्स का हो, चाहे टैक्टिकल गैजेटरीज का हो, जैसे ड्रोन्स की बात कर रहे थे सिंह साहब अभी, तो ड्रोन्स वाली बात बिल्कुल सही है। खास करके अगर जैसे छत्तीसगढ़ वाले इलाके में भी जहाँ पे टोपोग्राफी डिफ़िकल्ट है और वहाँ पे ऑपरेशन करना कई बार संभव नहीं होता है और वहाँ पे माइंस वगैरह भी लगाते रहे हैं ट्रेडिशनली नक्सली लोग, तो उस तरह की चीज़ों को एडवांस इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए गैजेटरीज भी इम्पॉर्टेंट होती हैं और उसका काफ़ी तरह से मतलब प्रोक्योरमेंट बढ़ा भी है और उसका इस्तेमाल भी ग्राउंड पर काफ़ी हो रहा है, जिससे इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जो रिज़ल्ट है, जो सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, वो चाहे वायलेंस का हो, चाहे इनके फुटप्रिंट का हो, सब घटा है। पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगी तो पहले जो है अकेले छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा हुआ करता था, फिर बाद में झारखंड जो है वहाँ पर भी कई डिस्ट्रिक्ट्स उसमें शामिल हो गए थे नक्सलियों के प्रभाव में। अब वो जो है काफ़ी लिमिट हो करके अब एक बहुत ही
एक मतलब सिमट करके रह बिल्कुल गए हैं वहाँ पर। 70% से ज़्यादा का लक्ष्य जो है जी, वो जी, हासिल कर जी। लिया गया है। आरएसएन जी, बहुत संक्षिप्त सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। तमाम जो इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं, बेहद मुश्किल इलाके रहे हैं। ऐसे में ट्रेनिंग की बात हो, सीआरपीएफ जवानों के अगर हम कल्याण को लेकर बात करते हैं, उसमें भी तमाम योजनाएं जिस तरह से शुरू की गई हैं और विशेषकर जो ट्रेनिंग की बात है या फिर उनके कल्याण की बात है, तो ये भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार की जो नीति रही है इन तमाम क्षेत्रों में, उसने कितना असर दिखाया है? मनोबल के लिए तो आपको ये तमाम कदम उठाने पड़ते हैं जी। भाई। उनकी उनकी सुख और सुविधा, और सुविधा का मतलब मेरा केवल मटेरियलिस्टिक नहीं है। सुविधा आप उनको अच्छे हथियार मुहैया करवाए, अच्छी इंटेलिजेंस मुहैया करवाए, उनका खुद का भी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। अगर तो पहले के मुकाबले इसकी तुलना करते हैं तो किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? बहुत मतलब बिल्कुल बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, सी चेंज। ये बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स ये वर्तमान सरकार के नीचे ये उभर के आया है। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि उसी का ये आपको उसका फलसफा आपको देखने को मिल रहा है। और सरकार काफी फोकस्ड रही है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि इस सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी की अहमियत को समझा, थर्ड फ्रंट की अहमियत को समझा, और उसी के मुताबिक इन्होंने उसको इक्विप किया, इनके जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसको बढ़ाया और बाकी तमाम जो सुविधाएं हैं दी हैं इनको। और आप देख रहे हैं कि ये जो इंटेलिजेंस apparatus है उसी का नतीजा है कि आज अगर माओवादियों को देखें तो जितना टॉप लीडरशिप है इनके तो पॉली ब्यूरो का, वो या तो बूढ़ा हो चुका है या मारा जा चुका है। बिल्कुल एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है और उसी पर देश को गर्व भी हो रहा है जब हमारे जो बल हैं इस तरह का शौर्य दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आरएसएन जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।